हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे पेपर एनालिसिस पॉइंट पर। और हम कर रहे हैं आपकी आज स्कूल योग्यता टेस्ट सीरीज की प्रथम प्रश्न पत्र जी के माइनर टेस्ट 9 का एनालिसिस जो हुआ था आपका 23 मार्च 2025 को। इससे पहले हम माइनर 1 से 8 तक एनालिसिस कर चुके हैं, एक मेजर का एनालिसिस कर चुके हैं, जिनकी वीडियो हमने अपनी प्लेलिस्ट में डाल दी है। आज अपना माइनर टेस्ट 9 है। तो माइनर टेस्ट 9 शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। तो चलो इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं। देखते हैं आपका पहला क्वेश्चन क्या पूछा था माइनर टेस्ट 9 में। माइनर टेस्ट 9 में आपका पहला क्वेश्चन पूछा था, आपका रीजनिंग का क्वेश्चन था पहला। तो देखो क्या है था आपका, बेहतर छात्रों के एक समूह में प्रत्येक छात्र प्रश्नोत्तरी, एकल अभिनय और अनुकरण में से कम एक प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। 31 प्रश्नोत्तरी और 37 एकल अभिनय में और 38 अनुकरण में प्रतिभागी है। तो 8 छात्र केवल प्रश्नोत्तरी और एकल अभिनय में, 9 छात्र केवल एकल अभिनय और अनुकरण तथा 7 छात्र केवल प्रश्नोत्तरी और अनुकरण में भाग लेते हैं। तो कितने छात्र सभी तीनों भागों में भाग लेते हैं? तो देखो मैं टोटल छात्र कितने दिए हुए, इसको वेन आरेख से कर सकते हैं। किससे कर सकते हैं? अभी वेन आरेख से कर सकते हैं। जो टोटल स्टूडेंट कितने दिए हुए हमें, टोटल छात्र कितने दिए हुए हमें, टोटल छात्र हमें 72 दिए हुए हैं। देखो मैं छात्र प्रश्नोत्तरी को मैं क्यों मान लेता हूँ, प्रश्नोत्तरी क्या माना मैंने? क्यों कितना दिया हुआ हमें? 31 है, 31 है प्रश्नोत्तरी। और अभिनय को मान लेता हूँ मैं ए, आर्टिस्ट है जो अभिनय करता है ए। और 31 की अभिनय कितने दे रखे हमें? 37। और अनुकरण को क्या होता है आपका? एम। तो एम बराबर कितना हो जाएंगे आपके? 38। ठीक है, 38 हो गए। अब देखो आपका क्या दे रखा है हमें, 8 छात्र केवल प्रश्नोत्तरी और एकल अभिनय में भाग लेते हैं। यानी प्रश्नोत्तरी और एकल अभिनय में कितने छात्र भाग लेते हैं आपके? 8 छात्र भाग लेते हैं। 9 छात्र केवल एकल अभिनय और अनुकरण में भाग लेते हैं। तो एकल अभिनय ए और एम कितने छात्र लेते हैं आपके? 9 छात्र भाग लेते हैं। 7 छात्र केवल प्रश्नोत्तरी और अनुकरण भाग लेते हैं। क्यू एम में कितने छात्र भाग लेते हैं? 7 छात्र। ये हमें दिया हुआ है। तो देखिए वेन डायग्राम क्या हो जाएगा, ये अपना वेन डायग्राम है। हमें पूछा कितने छात्र तीनों भागों में भाग लेंगे आपके, अनुकरण में, प्रश्नोत्तरी में और एकल अभिनय में। तो मान लेता हूँ मैं तीनों छात्र थे, वो अक्ष थे। कितने थे आपके? अक्ष छात्र थे, अक्ष। तो तीनों में भाग लिए। अब देखो ये इसको मान लेता हूँ मैं प्रश्नोत्तरी, इसको मान लेता हूँ मैं अभिनय और इसको मान लेता हूँ मैं अनुकरण, तीसरे को। अब देखो अभिनय और आपके जो प्रश्नोत्तरी है इसमें कितने छात्र भाग ले रहे हैं? 8 छात्र भाग ले रहे हैं। तो ये कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा पार्ट 8 माइनस अक्ष। और आपकी प्रश्नोत्तरी और अभिनय में कितने भाग ले रहे हैं आपके? 7 छात्र। तो ये कितना हो जाएगा आपका? 7 माइनस अक्ष। और इसमें आपके जो अभिनय और अनुकरण है इसमें कितने भाग ले रहे हैं आपके? 9 छात्र भाग ले रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका? 9 माइनस अक्ष। हमें टोटल दिया हुआ है 72, और इन 72 में से मैं इन तीनों को घटा दूँ और बीच वाले को तीनों को जोड़ता हूँ, ये फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले से निकल जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा आपको? देखो टोटल कितने दिए हुए हैं? 72। टोटल छात्र कितने दिए हुए हैं? 72 छात्र दिए हुए हैं। बराबर आप देखो प्रश्नोत्तरी के कितने आपके? टोटल 31 है, प्लस अभिनय के कितने आपके? 37 है, प्लस आपके जो अनुकरण है उसके कितने आपके? 38 है। माइनस हो जाएंगे आपके अभिनय और प्रश्नोत्तरी, या प्रश्नोत्तरी या अभिनय 8 माइनस अक्ष। कितना हो जाएगा क्या? 8 माइनस अक्ष। और माइनस हो जाएंगे आपके अभिनय और अनुकरण 9 माइनस अक्ष। और माइनस हो जाएगा आपका अभिनय और अनुकरण, सॉरी प्रश्नोत्तरी और अनुकरण 7 माइनस अक्ष। तो क्या हो जाएगा आपका? 7 माइनस अक्ष। और प्लस तीनों कितने आपके? अक्ष है। तो यहाँ से देखो अपना आंसर आ जाएगा 72। तो मैंने छोटी सी गलती कर दी, क्या कर दी मैंने? माइनस कर दिया। यहाँ पर क्या होना चाहिए? प्लस होना चाहिए, क्योंकि दोनों दे रखे 7, टोटल दे रखे में 8 दे रखे और इनमें अक्ष दे रखा था। ठीक है, तो 8 प्लस अक्ष होगा और 7 प्लस अक्ष होगा और 9 प्लस अक्ष होगा। तो यहाँ पर प्लस कीजिए, आप प्लस करना है यहाँ पर। ठीक है, तो अब देखो आप 31, 37 और 38 कितने हो जाएंगे आपके? तो देखो 7 1 8 8 8 16 का छिक्का, 3 है 3 9 और 1 कितने हो जाएंगे आपके? 10 106। माइनस का 8 हो जाएगा आपका, और माइनस का 9 हो जाएगा, और माइनस का 7 हो जाएगा, और माइनस का अक्ष और माइनस का अक्ष क्या हो जाएगा आपके? माइनस के 3x हो जाएंगे और प्लस का अक्ष हो जाएगा। तो यहाँ से देखो अपना क्या है? 72 बराबर 106 माइनस कितना हो जाएगी? 8 से 15 15 9 माइनस का 24, ये इसमें 3x है, प्लस का 1x, तो कितना बचेगा आपकी? 2x बचेगी। तो यहाँ से देखो आपको 72 बराबर 106 में से 24 किए तो कितने बचेंगे आपकी? 82 बचेंगे, और माइनस का 2x।
2x माइनस का इधर आके क्या हो जाएगा आपका प्लस का 2x, और बेहतरीन जगह प्लस का इधर क्या हो जाएगा आपको माइनस का, तो 82 माइनस 72, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा आपका 82 में 72 गया तो 10, तो x बराबर कितना हो जाएगा आपका 10/2 बराबर 5। तो टोटल छात्र कितने हो जाएंगे, जो तीनों में भाग लेंगे आपके 5 छात्र हो जाएंगे, और ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देखो आपका 5 कौन से ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा। फर्स्ट का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या आया था आपका, क्वेश्चन नंबर 2 आया था देखो 4 मीटर खंभे पर, ऊंचे खंभे पर एक तिलचटा कॉकरोच को बोलते हैं, एक दिन में 6 मीटर चढ़ता है और 4 मीटर फिसल जाता है, तो बताओ वह कुल कितने देर में ऊपर चढ़ जाएगा। तो देखो 40 टोटल मीटर कितना दे रखा है हमें, टोटल खंभा जो ऊंचाई है उसकी कितनी है आपकी, वो आपकी 40 मीटर, कितनी है 40 मीटर। और तिलचट्टा की जगह मैं कॉकरोच लिख लेता हूँ ताकि लिखने में थोड़ा आसान हो। कॉकरोच, तो कॉकरोच क्या करता है इसमें, एक दिन में कितना चढ़ता है आपका 6 मीटर चढ़ता है और 4 मीटर फिसल जाता है, यानी कि देखो 6 मीटर चढ़ता है और 4 मीटर फिसल जाता है, तो कुल कितना चढ़ा, कुल कितना चढ़ता है एक दिन में, तो 6 मीटर माइनस 4 मीटर, तो यहाँ से कितना बचेगा आपका 2 मीटर, यानी टोटल 2 मीटर चढ़ता है। देखो टोटल 40 दे रखा है हमें, तो लास्ट वाला आपका जो लास्ट दिन चढ़ेगा, तो लास्ट दिन आपका देखो 6 मीटर चढ़ जाएगा लास्ट दिन, तो यहाँ पर लास्ट दिन कितना 6 मीटर चढ़ेगा, तो वापस नहीं फिसलेगा, वापस नहीं फिसलेगा लास्ट दिन, क्योंकि देखो 6 मीटर चढ़ रहा है और लास्ट आपको 40 में से क्या करना है, 40 में से 6 माइनस करो, तो 6 मीटर माइनस करेंगे तो कितना बचेगा आपकी 34, तो 34 मीटर चढ़ने में कितना देर लेगा ये, क्योंकि रोज़ का 2 मीटर चढ़ता है, रोज़ का 2 मीटर चढ़ता है, और हमें बताना 34 मीटर कितने दिन में चढ़ेगा। तो एक दिन में देखो आपका 34 मीटर चढ़ जाएगा, आपको 34 में भाग दे तो 2 का, किसका भाग देंगे हम 2 का भाग देंगे, तो यहाँ से कितना जाएगा आपका 34/2, क्योंकि एक दिन में कितना चढ़ता है आपका 2 मीटर चढ़ता है, तो 34 दिन कितने दिन में चढ़ेगा आपका 17 दिन में चढ़ेगा, और लास्ट वाला 6 मीटर चढ़ेगा ऊपर, वो किस दिन में चढ़ेगा आपका एक दिन में, एक दिन लास्ट हो जाएगा, क्योंकि तो 34 + 6 कितना हो जाएगा आपके 40 हो जाएंगे, एक दिन लास्ट 6 में चढ़ेगा क्योंकि पिछलेगा नहीं, तो यहाँ से कितना हो जाएगा आपका 18 दिन आ जाएगा आपका आंसर। तो ऑप्शन देखो 18 दिन किस में आपके, ऑप्शन नंबर 4, तो 2 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या आया था आपका, क्वेश्चन नंबर 3 आया था देखो दिए गए 3 समीकरणों में से पहले 2 समीकरणों को एक निश्चित प्रणाली के आधार पर हल किया गया है, उसी प्रणाली का पालन करते हुए तीसरे समीकरण को हल करना है। तो देखो पहला क्या दे रखा है हमें, पहला दे रखा है हमें 47 स्टार 38, और देखो इसको दाएं तरफ से लिख रखा है, पहले 8 लिख रखा है, फिर 3 लिख रखा है, फिर 7, फिर 4, क्या लिख रखा है 8 3 7 4। तो दूसरा देखो क्या दे रखा है हमें 53 स्टार 16 दे रखा है, इसको भी देखो दाएं तरफ से लिख रखा है, तो यहाँ से क्या आ रहा है आपका 6 1 3 5 आ रहा है, तो आपको 20 स्टार बराबर क्या आ जाएगा, तो यहाँ से दाएं तरफ से लिख दो, कितना हो जाएगा आपका 2902, ये ऑप्शन देखो किस में आ रही है, ऑप्शन नंबर 2 के अंदर आ रहा है, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या आता है आपका, लुप्त पद निकालना है। तो देखो हमें दे रखा है 81 9 63 121 11, और ये पद हमें याद करना है, पिछले टेस्ट का रिपीट क्वेश्चन है ये, पिछले टेस्ट में हमने ये क्वेश्चन कर चुके हैं। तो यहाँ पर देखो ये क्या आ रहा है आपका 9 का स्क्वायर आ रहा है 81, ये क्या आ रहा है आपका 11 का स्क्वायर आ रहा है, ये किसका आ रहा है आपका 15 का स्क्वायर आ रहा है। इसको देखो 9 × 7 कितना आ रहा है आपका 63, और 15 × 7 कितना होता है आपका 105, तो 11 × 7 कितना हो जाएगा आपका 77, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है आपका, संलग्न क्षेत्र में निकालना हमें मान निकालना है इसका। तो इसमें देखो आपका दे रखा है वो देखो 2 + 3 बराबर कितना हो रहा है आपका 5, और 5 का स्क्वायर किसके बराबर हो रहा है 25 के, तो ये तो आपका देखो 25 के बराबर आ गया। इधर देखो आपका 15 + 6 है बराबर कितना होता है आपका 21, 21 का स्क्वायर कितना होता है आपका 441 आ रहा है, ये भी संतुष्ट कर रहा है। यहाँ पर देखो आपका 10 + 7 बराबर कितना आ रहा है आपका 17, 17 का स्क्वायर कितना होता है आपका 289, तो हमें जो पूछा है उसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 12 + 13 बराबर कितना होता है आपका 25, और 25 का स्क्वायर कितना होता है आपका 625, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 छक्का। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है था आपका, कोई दुकान है जो बर्गर और सैंडविच दोनों बेचता है, ठीक है भाई, कोई दुकान है जो बर्गर भी बेचता है और सैंडविच भी बेचता है। कुछ ग्राहक केवल बर्गर पसंद करते हैं और कुछ केवल सैंडविच पसंद करते हैं। तो देखो कुछ तो क्या करते हैं आपके, ये तो मान लीजिए बर्गर वाले हैं, तो कुछ बर्गर कर रहे हैं कुछ सैंडविच कर रहे हैं, तो एक ग्राहक तो ये बनेगा आपका सैंडविच कर रहे हैं। कुछ ग्राहक ऐसे भी हैं जो न तो बर्गर लेना चाहते हैं न ही सैंडविच लेना चाहते हैं,
तो उनका ग्राफ क्या हो जाएगा, अलग ही हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों से कोई संबंध ही नहीं बर्गर सैंडविच से। तो बाकी अगर आप बर्गर और सैंडविच दोनों पसंद करते हैं तो दोनों पसंद करने वाले आपके ये वाले हो गए बीच वाले, तो हमारे पास ये भी आ गए। तो निम्नलिखित कौन सा वेन आरेख सही तौर पर तैयार करेगा, तो ये वाला वेन आरेख देखो कौन सी में बन रहा है, ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा 7 के अंदर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 8, उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंधों को सर्वोत्तम ढंग से निर्मित करता है। तो देखो हमें क्या दे रखा है, ईर्ष्या, भय और भावना। तो भावना के दो प्रकार होते हैं, एक तो होता है आपका ईर्ष्या और एक क्या होता है आपका भय। ये आपकी भावना के प्रकार होते हैं। तो ये तो हो गया आपका भावना, ठीक है। और इसके अंदर दो प्रकार हो जाएंगे आपकी, एक तो ईर्ष्या का हो जाएगा, एक किसका हो जाएगा आपका भय का। तो ये डायग्राम देख लो कौन से में, ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा 8 का। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 9, 25 छात्रों ने एक सर्वेक्षण में पाया कि 15 ने गणित लिए, 12 ने भौतिकी और 11 ने रसायन लिया, 5 ने गणित और रसायन विज्ञान लिया था और 9 ने गणित भौतिकी लिया था, 4 ने भौतिकी और रसायन विज्ञान लिया था और 3 ने सभी विषय लिए थे। तो उन छात्रों की संख्या याद करो जिन्होंने कोई एक विषय लिया था। तो ये दो वेन आरेख से हो जाएगा, ये भी किससे हो जाएगा आपका वेन आरेख से। तो वेन आरेख से होगा तो टोटल कितने दिए हुए में, छात्र दिए हुए में टोटल 25। इनमें से देखो मैथ के कितने आपके, मैथ के कितने आपके, मैथ के आपके 15, ठीक है। फिजिक्स के कितने आपके, फिजिक्स के कितने आपके, फिजिक्स के दे रखे हमें 12 और केमिस्ट्री कितने दे रखे हमें, केमिस्ट्री के दे रखे हमें, केमिस्ट्री दे रखे हमें 11, ठीक है। तो ये देखो मान लो वेन आरेख हो गया अपना, ये वाला वेन आरेख हो जाएगा, ये अपना वेन आरेख है। आप देखो सबसे पहले 20 वाले तीनों को ले, 3 ने सभी ले रखे हैं, तो ये कितने दे रखे हमें 3, ठीक है। आप देखो इसको मैं मैथ मानूँ, इसको क्या मानूँ मैं फिजिक्स मानूँ और इसको क्या मानूँ मैं केमिस्ट्री मानूँ। आप देखो मैथ और फिजिक्स कितने ले रखे हैं, तो यहाँ पर देखो 9 है, 9 विद्यार्थी ऐसे जो मैथ और फिजिक्स ले रखे हैं, मैथ एंड फिजिक्स ये कितने ले रखे हैं 9 ले रखे हैं, 3 तो इनमें से 3 तो सभी आ गए, 9 में से यहाँ पर कितने बचे आपके 6 बचेंगे, ठीक है। और अब देखो मैथ एंड केमिस्ट्री कितने ले रखे हैं, मैथ एंड केमिस्ट्री, तो मैथ एंड केमिस्ट्री ले रखे हैं आपकी 5 ने गणित और रसायन ले रखा है, कितना ले रखे हैं 5, तो यहाँ इन्होंने 5 ले रखे हैं दोनों ने, यहाँ पर कितने बचेंगे आपके 2 बचेंगे, ठीक है। और आपके देखो फिजिक्स और केमिस्ट्री कितने ले रखे हैं, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री देखो कितने ले रखे हैं 4 ने ले रखे हैं, कितने ले रखे हैं 4 ने, तो 3 तो आगे कितने बचेंगे आपके 1। तो यहाँ पर देखो 6 3 9 9 2 11, तो 11 तो कॉमन आ रहे हैं और टोटल में कितने दे रखे हमें 15 रखे, तो 11 आगे तो कितने बचे आपके 4 बचे, केवल मैथ के कितने बचे 4 बचे। और देखो यहाँ पर देखो 6 4 10 आगे और फिजिक्स के कितने दे रखे हमें 12, तो केवल फिजिक्स के कितने बचे आपके 2 बचे। और यहाँ पर देखो आपके केमिस्ट्री टोटल कितने आपके टोटल 11 है, तो इनमें से देखो 5 ने 6 आगे तो कितने बचे आपकी केमिस्ट्री के 5 बचे। हमें क्या पूछा है, कोई एक विषय लिया हो, केवल एक विषय, ये क्वेश्चन पूछा है हमें। तो केवल एक विषय देखो मैथ, तो केवल मैथ कितने ने लिए 4 छात्रों ने लिया, केवल फिजिक्स 2 छात्रों ने, केवल केमिस्ट्री 5 छात्रों ने। तो यहाँ पर देखो कितना आ गया आपका 6 4 2 6 6 5 11, तो 11 विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने जिन्होंने एक विषय लिया है, केवल एक विषय लिया है, जिसमें से 4 ने मैथ लिया है, 2 ने फिजिक्स लिया है और 5 ने केमिस्ट्री लिया है। तो ऑप्शन देखो आपका ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम। 200 व्यक्तियों में से 200 टोटल में व्यक्ति दे रखे कितने 200 व्यक्ति, 200 व्यक्तियों में से 90 लोगों को चाय पसंद है। चाय कितने को पसंद है आपको 90 लोगों को पसंद है। और 100 जबकि 108 लोगों को कॉफ़ी पसंद है। कॉफ़ी कितने को पसंद है आपकी 108 लोगों को पसंद है। और बहुत दे रखा है, देखो चाय और कॉफ़ी दोनों पसंद है, वो आपके 46 को है। तो आप वेन डायग्राम बनाओ, ये अपना चाय हो गई और ये हो गया आपका कॉफ़ी हो गई, ये तो चाय हो गई और ये आपकी कॉफ़ी हो गई। देखो बहुत कितने पसंद है आपकी 46 लोगों को दोनों पसंद है आपकी चाय और कॉफ़ी। तो 90 में से 46 गए तो केवल चाय कितनों को पसंद आएगी आपकी, केवल चाय आपको पसंद आएगी 44 को, ठीक है। और कॉफ़ी देखो केवल कॉफ़ी कितने को आएगी 108 में से 46 निकालो तो कितने बचेंगे आपके 62, ये आपको कॉफ़ी आएगी। देखो चाय प्लस कॉफ़ी दोनों पीने वाले कितने हो जाएंगे आपकी, चाय प्लस कॉफ़ी पीने वाले लोग कितने हो जाएंगे 44 प्लस 46 प्लस 62, तो इनको जोड़ेंगे कितने हो जाएगी 6 4 10 10 और 2 12 का तुक्का, हालांकि 1 4 1 5 5 से 4 9 9 और 6 15, 152 लोग ऐसे हैं
जो चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं। और हमें क्या पूछा है, न तो कॉफ़ी न चाय पसंद करते हैं, ठीक है, न तो चाय और न कॉफ़ी पसंद करते हैं, ये पूछा हमें। तो देखो टोटल कितने हैं, 200। इन 200 में से यदि मैं कॉफ़ी और चाय पीने वालों को घटा दूँ 152 को, तो कितने बचेंगे आपकी 48 ऐसे लोग हैं जो न तो कॉफ़ी पीते हैं न ही चाय पीते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा 10 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब साइंस के क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या आया था आपका, एक जलीय परिस्थिति तंत्र में, कौन से परिस्थिति तंत्र में, जलीय परिस्थिति तंत्र में सबसे अधिक उत्पादकता होती है? गहरी झीलों की नहीं, गहरे तालाबों की नहीं, समुद्री प्रवाल भित्तियों की, किसकी होती है? जलीय परिस्थिति तंत्र में सबसे अधिक उत्पादकता आपके समुद्री प्रवाल भित्तियों की होती है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा इसके अंदर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है आपका, अब सभी क्वेश्चन फैक्ट है। निम्न कथनों पर विचार किया, आज टेस्ट भी फैक्ट क्वेश्चनों का हुआ था। टोटल आपकी जो ऊर्जा परमाणु संयंत्र वगैरह थे, प्रौद्योगिकी थे, ठीक है। और तो 12 क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें, 12 दे रखा है। देखो आपका ऊर्जा का पिरामिड कभी भी उल्टा नहीं होता। जो ऊर्जा होती है, ऊर्जा का पिरामिड है, वो कभी भी उल्टा नहीं होता। ये आपका सत्य बात है कि ऊर्जा का पिरामिड कभी भी उल्टा नहीं होता, हमेशा सीधा होता है। वृक्ष परिस्थिति तंत्र में संख्या का पिरामिड उल्टा होता है। यस, वृक्ष जो परिस्थिति तंत्र होता है उसमें संख्या का पिरामिड है वो क्या होता है आपका उल्टा होता है, ये भी आपका सत्य है। किसी परिस्थिति तंत्र में जीव भार का पिरामिड सीधा व प्रतिलोम दोनों प्रकार के हो सकते हैं। कौन से परिस्थिति तंत्र में? किसी परिस्थिति तंत्र में जीव भार का पिरामिड, किसका? जीव भार का पिरामिड सीधा भी हो सकता है और उल्टा भी हो सकता है, तो दोनों प्रकार के हो सकते हैं, तो ये भी आपका सत्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1 2 3, 1 2 3 ऑप्शन नंबर 4 के अंदर है, आपका आंसर हो जाएगा 12 का 4। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है आपका, एक समुदाय में प्रजातियों का वह क्रम जिसके द्वारा कार्बनिक अणु का स्थानांतरण होता है कहलाता है। किनका स्थानांतरण होता है? कार्बनिक अणु का स्थानांतरण होता है, वो कहलाता है आपकी भोजन श्रृंखला कहलाती है, भोजन जाल कहलाता है, पोषक चक्र कहलाता है, या ऊर्जा का पिरामिड कहलाता है। तो वो कहलाता है आपका 13 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 भोजन श्रृंखला कहलाती है। क्या कहलाती है आपकी? भोजन श्रृंखला। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है आपका, निम्न में से कौन सा जैव भू रासायनिक चक्र का अवसादी चक्रण का प्रकार होता है? कौन से चक्रण का? जैव भू रासायनिक चक्र अवसादी चक्रण का प्रकार होता है। कार्बन होता है? नहीं होता है। नाइट्रोजन भी नहीं होता, ऑक्सीजन नहीं होता, क्या होता है आपका? फास्फोरस होता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा 14 का। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 15 क्या है आपका, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में सूचीबद्ध है? केवलादेव अभ्यारण्य, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, या डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान। डेजर्ट भी नहीं है आपका, माधव भी नहीं है, रणथंभौर भी नहीं है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है। कल आपके EORO एग्जाम में भी आता है ये। वैसे क्या बोलते हैं आपके? पक्षियों का स्वर्ग भी बोलते हैं, पक्षियों का स्वर्ग। स्वर्ग बोलते हैं इसको। और मैंने क्या है ना, EORO का पेपर यदि आपने भी आप समझदार है, आप पेस्ट की तैयारी करें तो आपके 80 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उन 80 क्वेश्चनों को जरूर देखना कल जो पेपर होता है आपके EORO का, क्योंकि जो 20 क्वेश्चन करंट के हैं वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके राजस्थान, इंडिया और विश्व तीनों का करंट अफेयर आएगा, और उसमें भी आपके राजस्थान और इंडिया और विश्व तीनों के करंट अफेयर के क्वेश्चन थे 20 के 20, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसलिए मैंने उसका वीडियो भी बनाया, वीडियो हमने यूट्यूब इस पर अपने चैनल पर डाल दिया है। और प्रत्येक ऑप्शन का मैंने 80 क्वेश्चनों का प्रत्येक का एनालिसिस किया है, ताकि आपके लिए भी इंपॉर्टेंट हो, कि देखोगे तो आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम पेस्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे लिए वो पेपर बहुत ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि हमारे एग्जाम अब अगले 2 महीने में है। तो पीछे जो पेपर हुआ है अभी जो प्रेजेंट में, उसमें RPSC का पैटर्न क्या है, किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं, उनको देखना जरूरी है। विथ उसमें ये इंपॉर्टेंट है कि अपने सिलेबस के अनुसार क्वेश्चन आए, इसलिए भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया अपने EORO का पेपर। तो आपने यदि नहीं देखा है तो देख लीजिए, और यदि वीडियो देखो तो और ये अच्छी बात है, नहीं भी देखो तो आपको यदि आपकी PDF टेलीग्राम पर आपको डाली हुई है EORO की, उस पेपर को पूरा एनालिसिस जरूर करें। EORO का जो पेपर था उसके जो 80 क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, और इनका प्रत्येक का एनालिसिस मैंने वीडियो के माध्यम से किया है, क्योंकि मैं खुद पेस्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा हूँ, तो इसलिए मैंने किया है इसका, क्योंकि मुझे एनालिसिस करना था। और आप पेस्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो आपको भी इतना अनुभव है कि पीछे के पेपर और जो एग्जाम करंट में हो रहे हैं उनको एनालिसिस करना अपने एग्जाम में कितना बेनिफिट प्रदान करता है, बहुत ज़्यादा बेनिफिट प्रदान करता है, ये आप सभी जानते हो। बाकी चॉइस आपकी है, आप किस प्रकार से तैयारी करते हो, पैटर्न आप पर करता है, निर्भर आप पर करता है, क्योंकि लक्ष्य आपका है, आपने निर्धारण करना है किस प्रकार से आपने निर्धारण करना है। तो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 16 क्या आपका, निम्न में से कौन सी गैस वैश्विक उष्णता के लिए उत्तरदायी है? केवल ऑक्सीजन, केवल मीथेन। देखो केवल ऑक्सीजन भी नहीं है, केवल मीथेन भी नहीं है, देखो कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन दोनों है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 CO2 एंड NH4 दोनों है आपके गैस वैश्वीकरण उष्णता के लिए क्या है? उत्तरदायी है। तो 16 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, गंगा कार्य परियोजना का प्रथम चरण की शुरुआत हुई थी।
तो वो गंगा कार्य प्रयोजन है, ये इंपॉर्टेंट है। प्रथम चरण का भी स्टार्ट होता है इसका 1980 में, 1985 में, 1990 में या 1995 में। तो 17 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, 1985 में स्टार्ट होता। और इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य ये था कि गंगा के जल में गुणवत्ता का स्तर में सुधारना, गंगा जल के गुणवत्ता स्तर को सुधारना। इसका लक्ष्य था। ठीक है, इसके देखो क्या है, इसमें क्या होता है आपका, देखो एक तो इंपॉर्टेंट है कोलिफॉर्म जीवाणु। कोलिफॉर्म जीवाणु है आपका, कोलिफॉर्म जीवाणु जो किस में पाया जाता है? आपके मानव के अंतर में पाया जाता है। अपने मानव होता है उसके आंतर में पाया जाता है, आंतर में पाया जाता है ये कोलिफॉर्म जीवाणु। और ये क्या कर देता है? ये जल को क्या कर देता है? आपका संदूषित कर देता है। क्या कर देता है? ये संदूषित करता है। ये क्यों है? गंगा नदी में ये क्यों पाया गया? ये पाया गया क्योंकि जैसे हम अपने जो पूर्वज होते हैं या अपने जो होते हैं उनकी अस्थियों को बांधने जाते हैं, राख वगैरह होती है उनकी अस्थियों को हम गंगा जल विसर्जन करने जाते हैं। ठीक है, तो उनके अपने वात के कुछ जो अपने समुदाय है उसमें क्या होते हैं, आपकी पूरी की पूरी जो बॉडी होती है, डेड बॉडी, उसको भी गंगा जल में विसर्जन कर देते हैं। ठीक है, हम तो क्या करते हैं, जैसे हमारी तो रीति रिवाजों में क्या करते हैं, हम उनके जलाने के बाद मतलब उनकी अस्थियाँ होती है, उनकी जो राख होती है उसको ले जाकर गंगा विसर्जन करते हैं। जो बाकी अलग अलग समुदाय में अलग अलग परंपराएं हैं, बाकी मुझे इतना तो नॉलेज नहीं है, पर जो अपन जो होते हैं वो बॉडी होती है उसको गंगा नदी में जो विसर्जन कर देते हैं, तो उस जो मानव के आंतर में जो कोलिफॉर्म जीवाणु पाया जाता है उसकी वजह से क्या हो रही है, नदी संदूषित हो रही है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसी को साफ करने के लिए देखो एक आपका नमामि गंगे कार्यक्रम चला था। कौन सा? नमामि गंगे कार्यक्रम। तो नमामि गंगे कार्यक्रम चला था, ये कब चला था? इसकी डेट काफ़ी बार पूछी जा चुकी है। जून 2014 में चला था। कब चला था आपका? जून 2014 में चला था। और इसके लिए जो एक मिशन आया आपका, मिशन कौन सा था आपका? स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन कार्यान्वयन। कौन सा आपका? स्वच्छ गंगा के लिए, स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन कार्यान्वयन विंग। कब शुरू किया गया? ये अक्टूबर 2016 से, अक्टूबर 2016 से शुरू है, स्थापित किया गया, स्थापित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 18 क्या था? निम्न खतरों पर हमें विचार करना है। ठीक है, वन्य विश्व का सबसे अधिक घटता हुआ प्राकृतिक संसाधन है। देखो विश्व में वर्तमान में जो वन है वो सबसे ज़्यादा घटता हुआ प्राकृतिक संसाधन है, क्योंकि वनों की कटाई हो रही है। अभी जो आग वगैरह वो भी लग रही है जंगलों में, काफ़ी ज़्यादा इसका क्या कर रहा है, समाप्त करने पर लगे हुए हैं। हमारी गलती है, हम ही लगे हुए हैं। तो आपको ये तो है ही प्राकृतिक संसाधन है, और धीरे धीरे ये वन भी समाप्त हो जाएंगे और टेम्परेचर वगैरह बढ़ता जाएगा और मानव अपने आप को नष्ट होने की प्रगति पर लेता जाएगा। चिपको आंदोलन का संबंध भी आपके वन संरक्षण से भी है। ये आपका चिपको आंदोलन हिमालय में होता है। और कब होता है आपका? इसकी डेट भी पूछी जा चुकी है। ये हिमालय में 1970 में होता। और कौन सा गांव था आपका? लेनी गांव के अंदर, लेनी गांव था, उसके अंदर हुआ था। कोयला था पेट्रोलियम असमाप्य संसाधन है। देखो कोयला और पेट्रोलियम है, ये असमाप्य नहीं है, क्या है आपका? समाप्य साधन है। और कुछ दिनों में पेट्रोल नाम का चीज़ थी, ये समाप्त हो जाएगी। ये भी आने वाली पीढ़ी है, उनको ये पता नहीं होगा कि पृथ्वी पर पेट्रोल नाम की कोई चीज़ भी पाई जाती थी। ठीक है, जैसे हम डायनासोर के बारे में सुनते हैं वैसे वो सुनेगी कि पेट्रोलियम क्या होता था, तो वैसे वो किताबों में पढ़ेंगे फिर पेट्रोलियम ये होता था, ऐसे ये गाड़ियाँ चलती थी, मोटरसाइकिल चलती थी, ऐसी चलती थी। तो इन चीज़ों को जो आपकी क्या हो रहे हैं, लगातार समाप्त होते जा रहे हैं। और कुछ ही सालों में वैज्ञानिकों ने इसकी घोषणा कर दी है, उसकी डेट तो याद नहीं है, इतने सालों में ये पेट्रोलियम खनिज संसाधन है ये समाप्त हो जाएगा आपका पृथ्वी के ऊपर से। तो इसमें देखो आपका सत्य कथन पूछा था, तो सत्य कथन आपका 1 और 2 सत्य, ऑप्शन नंबर 1 आंसर हो जाएगा 18 का। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 19 क्या था आपका? ताल, पाइन और कुल्ला जैसी प्राचीन संरचनाओं का प्रयोग निम्नलिखित में किया जाता है। जो कल ही आपके ईओआरओ में ये क्वेश्चन आया था, ईओआरओ में भी ये आया था, जल संरक्षण की पूछी थी, उसमें नहीं है वो पूछा था आपका। ठीक है, नाड़ी वगैरह आते, इसलिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो 4-5 क्वेश्चन तो आज वाले पेपर से, कल के वाले पेपर में आए थे। तो इसमें देखो मृदा संरक्षण से नहीं है, ये जल संभरण से है, या खाद्य भंडारण से, या वन संरक्षण से है। तो 19 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जल संभरण से आपकी ताल, पाइन और कुल्ला। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 20 क्या आता है आपका? निम्न में से प्राकृतिक परितंत्र के अंतर्गत नहीं आता। जो प्राकृतिक परितंत्र है उसके अंतर्गत नहीं आता आपका। देखो सागर भी आता, प्राकृतिक परितंत्र के अंदर आता है। सागर आपका समुद्र है, जंगल है आपके,
जंगल जैसे वन है, ये भी किस में आते हैं? आपके प्राकृतिक पारितंत्र में आते हैं। घास के मैदान भी प्राकृतिक पारितंत्र में आते हैं, लेकिन खेत आपके प्राकृतिक पारितंत्र में नहीं आते। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 4 बी इसका। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 21 क्या आपका? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे था? जैव विविधता संरक्षण से, जल संरक्षण से, ओजोन संरक्षण से, या विलुप्त जीव संरक्षण से? तो आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, कब होता है आपका? यह होता है आपका 1987 के अंदर। और कहाँ पर होता है? आपके कर्नाटक के अंदर। कहाँ पर होता है? आपके कर्नाटक के अंदर होता है। और ये किसी से संबंधित है? आपके ओजोन संरक्षण से। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। और इसी के आधार पर 16 सितंबर को क्या बनाया जाता है? 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। ओजोन दिवस क्या हो रहा है? O3 का, ओजोन का क्या हो रहा है? आपका क्षरण हो रहा है, लगातार क्षरण हो रहा है। और ये क्षरण किसके कारण हो रहा है? आपके CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण। और इसी से संबंधित ये प्रोटोकॉल आया था आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 के अंदर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22 क्या आपका? देखो निम्न में से बहिस्थानीय संरक्षण के अंतर्गत नहीं है। बहिस्थानीय संरक्षण के अंतर्गत नहीं है। देखो वनस्पति उद्यान भी बहिस्थानीय संरक्षण के अंतर्गत है। निम्न ताप संरक्षण भी आपके बहिस्थानीय संरक्षण के अंतर्गत है। चिड़ियाघर भी आपके बहिस्थानीय संरक्षण के अंतर्गत है। तो आपका कौन सा नहीं है? ये आपका राष्ट्रीय उद्यान है, वो आपके बहिस्थानीय संरक्षण के अंतर्गत नहीं है। ये किसमें? आपके स्वस्थानीय संरक्षण के अंतर्गत आता है। किसमें आता है? आपका स्वस्थानीय संरक्षण के अंतर्गत। ये क्या होता है आपका? ऐसा संरक्षण जो प्राकृतिक आवास में ही मानव द्वारा प्रदत्त अनुरक्षण से किया जाता है। इसकी परिभाषा लिखूं क्या? परिभाषा लिख देता हूं। देखो ऐसा संरक्षण जो प्राकृतिक आवास में ही मानव द्वारा प्रदत्त अनुरक्षण से किया जाता है। वो क्या कहलाता है? आपका स्वस्थानीय संरक्षण कहलाता है। उसमें आपके राष्ट्रीय उद्यान आते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23 क्या आपका? एशियाटिक शेर का संबंध निम्नलिखित किस राष्ट्रीय अभयारण्य से है? कौन से शेर का? एशियाटिक शेर का। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से, कचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान से, या गिर राष्ट्रीय उद्यान से? तो किससे? आपके गिर राष्ट्रीय उद्यान से। ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ आपका? जूनागढ़। और जूनागढ़ कहाँ आपका? गुजरात के अंदर। यहाँ का तो क्या प्रसिद्ध है? आपके एशियाटिक से प्रसिद्ध है। आप देख लीजिए दूसरा ऑप्शन। पहला ऑप्शन देखो आप काजीरंगा, जो अपना काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है आपका? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आपका असम के अंदर है। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? आपके एक सींग वाले गेंडे के लिए। एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। दूसरा ऑप्शन देखो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, राजस्थान का भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? आपका जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान ही था। तो ये कहाँ पर आपका? जिम कॉर्बेट। तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, ये आपके कहाँ पर? आपका ये उत्तराखंड के अंदर है। उत्तराखंड के अंदर है। और यहाँ का क्या प्रसिद्ध है? आपका हाथी या बाघ के लिए प्रसिद्ध है। ये हाथी भी हो सकता है या बाघ भी आ सकता है आपके ऑप्शन में। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 3 कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है। ये कहाँ पर? आपका कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान ये आपका सिक्किम के अंदर है। कहाँ पर? आपका सिक्किम के अंदर है। और यहाँ का क्या प्रसिद्ध है? आपका लाल पाडा। तो लाल तो क्या लिखे? रेड पाडा लिख देता हूँ। रेड पाडा के लिए जाना जाता है आपका। तो हमने तीनों ऑप्शनों 4 ऑप्शनों का देख लिया हमने। एशियाटिक आपके गिर राष्ट्रीय उद्यान पाए जाते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा 23 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 के आपका जैव विविधता के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे भारत का हॉट स्पॉट माना जाता है? क्या माना जाता है? हॉट स्पॉट। ऊपरी गंगा मैदान को, थार के मरुस्थल को, पश्चिमी घाट को, या दक्कन के पठार को? देखो ऊपरी गंगा के मैदान को नहीं माना जाता, थार का मरुस्थल राजस्थान इनको नहीं माना जाता, दक्कन के पठार को भी नहीं माना जाता, पश्चिमी घाट को माना जाता है। आपके जो पश्चिमी घाट आपके उनको माना जाता है, जो महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल में है जो घाट है उसको बोला जाता है पश्चिमी घाट। ठीक है, उसमें क्या माना जाता है? सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है यहाँ पर पश्चिमी घाट के अंदर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, बार बार रिपीट भी हो चुका है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 25 क्या आपका प्राकृतिक संसाधनों के वितरण के संदर्भ में निम्न पर विचार कीजिए। जो प्राकृतिक संसाधन है उनके वितरण पर हमें विचार करना है। तो देखो यहाँ पर विचार करते हैं हम। दीर्घकालिक दृष्टिकोण पर भी ध्यान रखना चाहिए, आपके समूह में समान वितरण पर भी ध्यान रखना चाहिए, आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण से संबंधित भी ध्यान रखना चाहिए। तो प्रति सत्य क्या है? आपके तीनों सत्य हैं। तो देखो 1, 2, 3 कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा 25 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 क्या है आपका
30 जनवरी 2025 भारत की अधिस्थापित परमाणु ऊर्जा क्षमता कितनी हो गई? 5190 मेगावाट, 8180 मेगावाट, या 6030 मेगावाट, या 10,000 मेगावाट। तो आपका आंसर हो जाएगा 26 में ऑप्शन नंबर 2, 8180 मेगावाट। जो आपकी 8100 मेगावाट है, ये आपकी जो देश की कुल ऊर्जा का कितना प्रतिशत है? देश की कुल ऊर्जा का 1.95% है, 1.95% है। और ये देखो आपके 7 वर्तमान में 7 परमाणु संयंत्र है, उनसे उत्पन्न की गई है। आपके वर्तमान में कितने आपके 7 परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, ऊर्जा संयंत्र। तो इन्हीं सातों के बारे में आगे पूरे क्वेश्चन इन्हीं सातों पर स्थित है, तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ इन सातों को क्या कौन कौन से आपके 7। तो 7 परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। तो देखो पहला तो आपका है, यहाँ पर लिख देता हूँ पहला। यहाँ पर देखो वर्तमान में इसका इन पर किस सहयोग से बनी गई थी, कौन से सहयोग से, किनके सहयोग से, किस देश के सहयोग से बनी गई थी, वर्तमान में इनकी इकाई कितनी चल रही है, आपकी वर्तमान इकाई कितनी है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखो पहला कौन सा हो जाएगा आपका, पहला, और भारत का भी पहला स्थापित कौन सा था आपका? तो ऑप्शन में बताते जाओ साथ साथ। तारापुरा, कौन सा था आपका? तारापुरा। ये भारत का फर्स्ट था, भारत का फर्स्ट परमाणु ऊर्जा संयंत्र था ये, फर्स्ट। और ये कहाँ पर है आपका? ये आपके महाराष्ट्र में, MS लिख देता हूँ, महाराष्ट्र का MS। और किसके सहयोग से बना था ये? USA के सहयोग से बना था। किसके सहयोग से? USA के सहयोग से। और वर्तमान में इकाई कितनी है इसकी? 4 इकाई कार्यरत है। दूसरा देखो, दूसरा कौन सा था आपका? दूसरा था आपका राजस्थान का रावतबाटा। रावतबाटा, रावतबाटा कहाँ पर आपका? राजस्थान में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1973 के अंदर। कब हुई थी आपकी? 1973 के अंदर। और किसका सहयोग था आपका? कर्नाटक का सहयोग था इसमें। किसका सहयोग था आपका? कर्नाटक का सहयोग था। और वर्तमान में 7 इकाई कार्यरत है। इंपॉर्टेंट है 7 इकाई, वर्तमान कितनी इकाई कार्यरत है इसमें? 7 इकाई कार्यरत है। पहले भी इंपॉर्टेंट है, पहली कौन सी थी? वो 1973 में स्टार्ट हुई थी। और जो आपकी 7वीं है, 7वीं कब हुई थी आपकी? 2024 के अंदर, याद रखना। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर, सॉरी तीसरी कौन सी है आपकी? तीसरी आपकी मद्रास। और मद्रास से वाला इंपॉर्टेंट क्यों है? देखो मद्रास कहाँ आपके? तमिलनाडु के अंदर। इंपॉर्टेंट इसलिए ये TN लिख देता हूँ, तमिलनाडु के अंदर है। भारत का स्वदेशी, फर्स्ट स्वदेशी परमाणु संयंत्र कौन सा है आपका? ये। इसके बाद किसी देश की सहायता नहीं ली भारत ने, तो एक बार रूस की जरूर ली थी, आगे वाले आएगा वो। भारत का फर्स्ट स्वदेशी परमाणु ऊर्जा संयंत्र, परमाणु ऊर्जा संयंत्र है ये। कौन सा आपका? मद्रास, तमिलनाडु के अंदर है, याद रखना भाई। और इसके वर्तमान में कितनी इकाई है? 2 इकाई है। वर्तमान इकाई कितनी है इसकी? 2 इकाई कार्यरत है। चौथा कौन सा आपका? देखो चौथा है आपका नरोरा। और नरोरा कहाँ पर आपका? नरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र, नरोरा आपका यूपी के अंदर है, यूपी के अंदर है। और इसके वर्तमान में कितनी इकाई कार्यरत है? 2 इकाई कार्यरत है। पांचवा कौन सा आपका? पांचवा आपका काकरापार। कौन सा आपका? काकरापार। और काकरापार कहाँ पर आपका? गुजरात के अंदर। कहाँ पर आपके? गुजरात के अंदर। और वर्तमान में कितनी इकाई आपकी? 4 इकाई कार्यरत है। छठा कौन सा आपका? केका। और केका कहाँ पर आपकी? कर्नाटक के अंदर। कहाँ पर आपके? कर्नाटक के अंदर है। और यहाँ पर कितनी इकाई कार्यरत है वर्तमान में? 4 इकाई कार्यरत है केका के अंतर्गत भी। लास्ट और 7वां देखो आपका, 7वां कौन सा आपका? कुंडनकुलम। ये कहाँ पर आपका? तमिलनाडु, यानी तमिलनाडु में कितने? 2 है। और ये किसके सहयोग से? आपके रूस के सहयोग से लगा था ये। वर्तमान में 6 इकाई कार्यरत है इसमें। तो मैंने सातों बता दिए। और इन सातों से आपके 8180 कितना था? 8180 मेगावाट ऊर्जा उत्पन्न की गई है इन 7 संयंत्रों के हिसाब से। 7 का मैंने वर्णन कर दिया और 7 के बारे में आगे पूछा गया, तो देख लेना आगे क्या क्या है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 27। तो न्यूक्लियर एनर्जी मिशन फॉर विकसित भारत में संदर्भ निम्न खतरों पर में विचार करना है। तो इस का लक्ष्य 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता हासिल करना है। ये आपका सत्य कथन है। कम से कम 5 लघु मॉड्यूलर रिएक्टरों SMR को स्वदेशी रूप से डिजाइन कर वर्ष 2047 तक उनका परिचालन करना है। तो इसका टारगेट वर्ष 2047 तक नहीं, 2033 तक इनका संचालन करना है। क्या लिखा है? 2037। तो ये आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखो तीसरा ऑप्शन। इस मिशन के अंतर्गत केंद्र सरकार ने वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा उत्पन्न करने का लक्ष्य रखा है। ये भी आपका सही है। उपरोक्त में से कौन सा सत्य कथन है ये पूछा है। तो देखो दूसरा तो गलत हो गया क्योंकि 2033 है। तो आपका 1 और 3 सही है। 1 और 3 कौन सी में? आपका ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा। इसी के अंदर देखो आपका केंद्रीय बजट कितना रखा है। आंसर तो 2 हो गया आपका ऑप्शन नंबर। केंद्रीय बजट था अपना कौन सा? केंद्रीय बजट कौन सा आपका? 25-26 में। जो आपका 25-26 वाला केंद्रीय बजट है, इसके अंदर आपका देखो 20,000 करोड़ की, 20,000 करोड़, 20,000 करोड़ के परिवेश से 20,000
करोड़ रुपए के परिवेश से क्या शुरू किया गया आपका? परमाणु ऊर्जा मिशन शुरू किया गया है, परमाणु ऊर्जा मिशन। क्योंकि आप सब कुछ इलेक्ट्रिक पर आधारित होगा, क्योंकि अभी हमने देखा कोयला पेट्रोलियम कंटिन्यू पेट्रोलियम तो आपका समाप्त होता जा रहा है, तो इलेक्ट्रिक कारों पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर आप देखते हैं 28वां क्या था आपका? क्वेश्चन नंबर 28 था आपका, माई बांसवाड़ा में 2800 मेगावाट के परमाणु ऊर्जा संयंत्र का निर्माण, स्वामित्व व संचालन किसके द्वारा किया जाएगा? तो इसमें जो 2800 मेगावाट आपकी जो माई नदी है उसकी बांसवाड़ा में उसमें परमाणु ऊर्जा संयंत्र का निर्माण किया जा रहा है, उसका स्वामित्व तो आपका किसका? आपका स्वामित्व तो आपका NPCIL का है। और इसमें संचालन किसके द्वारा किया जाएगा? ये संचालन किया जाएगा ये NTPC द्वारा। किसके द्वारा किया जाएगा? आपका NTPC द्वारा। तो देखो NPIL ये तो जो स्वामित्व हो गया, NTPC द्वारा संचालन हो गया। ऑप्शन नंबर 1 आंसर हो जाएगा 28 का। नेक्स्ट देखो आप क्वेश्चन नंबर 29 देखो आप 29 क्या आता है आपका? DAE परमाणु ऊर्जा विभाग कॉन्क्लेव 2024 के संदर्भ में निम्न खतरों पर हमें विचार करना है। तो चलो विचार करते हैं इन खतरों पर। तो खतरे क्या दे रखे हमें, ये देखो। इसका आयोजन राष्ट्रीय विज्ञान अनुसंधान संस्थान भुवनेश्वर द्वारा किया गया। ये आप सही कथन नहीं है आपका, राष्ट्रीय विज्ञान अनुसंधान संस्थान आपकी भुवनेश्वर, इसके द्वारा इसका आयोजन किया गया था। आपकी कौन सी का? DAE परमाणु ऊर्जा कॉन्क्लेव 2024 का। दूसरा दे रखा है देखो ऑप्शन, इसका उद्देश्य ऊर्जा सुरक्षा, खाद्य एवं जल सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, 3D प्रिंटिंग इत्यादि क्षेत्रों में महत्वपूर्ण विकास प्रस्तुत करना है। तो ये भी आपका सत्य है। तो देखो उपरोक्त में कौन सा कथन है सत्य है? 1, 2 दोनों सत्य है। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 29 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, राजस्थान परमाणु ऊर्जा संयंत्र राप्स, अभी मैंने बताया जो राप्स का है रावतबाटा चित्तौड़गढ़ के अंदर, असत्य कथन कौन सा ये हमें बताना है। तो राजस्थान परमाणु ऊर्जा संयंत्र की पहली इकाई दिसंबर 1973 में प्रारंभ की गई, यह आपका सत्य कथन है। रावतबाटा में अब तक राप्स की कुल 7 इकाई कार्यरत है, मैंने अभी बताया 7 इकाई कार्यरत है। और 7वीं कब हुई थी आपकी? 7वीं हुई थी आपकी 2024 में। 7वीं की स्थापना कब हुई थी आपकी? 2024 में, याद रखना। ऑप्शन नंबर 3 दे रखा है, रावतबाटा में स्थित बॉइलिंग वाटर रिएक्टर पर आधारित संयंत्र है। बॉइलिंग वाटर रिएक्टर पर आधारित संयंत्र नहीं है, ये किस पर आधारित संयंत्र है आपका? ये आपका दाबित भारी जल रिएक्टर पर आधारित है। दाबित भारी जल रिएक्टर पर आधारित, भारी जल रिएक्टर पर आधारित ठीक है। इसी का आंसर आ सकता है PHWN भी आ सकता है। तो हमें असत्य कथन पूछा, तो असत्य कथन तो क्या आ गया आपका? ऑप्शन नंबर 3 आपका असत्य कथन आ गया। राप्स 7 की 700 मेगावाट क्षमता इकाई की स्थापना के साथ ही संयंत्र क्रिटिकल श्रेणी में शामिल हो गया। तो इम्पोर्टेंट है। और कब होता है ये? आपके 2024 के अंदर, अभी मैंने बताया ऊपर 7वीं इकाई कब स्थापित हुई थी आपकी? 2024 के अंदर, इसलिए इंपॉर्टेंट लाइन है ये, याद रखना भाई। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 31 क्या आया था आपका? देखो सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। सूची फर्स्ट में हमें परमाणु ऊर्जा संयंत्र दे रखे और राज्य दे रखे। अभी मैंने सभी बता दी, बाहर 7 बताए थे और सातों बताए दिए थे आपको, अब याद होना चाहिए आपको। देखो कुंडनकुलम नाभि ऊर्जा संयंत्र है, वो कहाँ पर आपका? तमिलनाडु के अंदर है, अभी बताया। नरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर आपका? यूपी के अंदर है। केगा आपका कर्नाटक के अंदर है। और आपका तारापुर फर्स्ट है भारत का और एशिया का भी फर्स्ट यही है। एशिया का फर्स्ट भी कौन सा आपका? तारापुर ऊर्जा संयंत्र है। ये कहाँ पर आपके? महाराष्ट्र के अंदर है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 31 में? ऑप्शन नंबर 2, 4, 1, 3 कौन से में? ऑप्शन नंबर 1 के अंदर आपका आंसर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 32, भारत का पहला भारी जल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? हजीरा गुजरात, थाल महाराष्ट्र में, या नांगल पंजाब में, या तलचर उड़ीसा में? तो ये स्थापित किया गया था आपका भारी जल अनुसंधान केंद्र नांगल पंजाब के अंदर। ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा 32 का। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 33 क्या था आपका? विश्व का पहला रिएक्टर किसका? विश्व का पहला रिएक्टर जिसमें ईंधन के रूप में थोरियम, यूरेनियम और 233 ईंधन चक्र का प्रयोग किया गया। यह ध्रुव परमाणु रिएक्टर, AHWR, CF, कामिनी परमाणु रिएक्टर और जरलीना परमाणु रिएक्टर। तो ये आपका स्थापित किया था आपका 1996 में स्थापित होता कौन सा? कामिनी परमाणु रिएक्टर। ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा इसके अंदर 33 के अंदर। इसमें देखो भारत के कुल अनुसंधान रिएक्टर है वो 10 है। तो भारतीय कुल अनुसंधान रिएक्टर कितने आपके? प्रमुख अनुसंधान रिएक्टर, तो जो प्रमुख अनुसंधान रिएक्टर है मैं याद करवा देता हूँ आपको यहीं पर। अनुसंधान रिएक्टर वो कितने आपके? 10 है। ठीक है। तो पहला देखो इंपॉर्टेंट टेक्स्ट से याद कर लो आपका। पहला आपका अप्सरा, देखो पहले लाइफ में आपकी कौन आई? अप्सरा आई। ठीक है। और ये कब आई थी आपकी? ये कहाँ पर आई थी आपकी? ट्रोम्बिया में। आपके ट्रोम्बिया में कौन आई? अप्सरा आई। और कब आई थी आपकी? 4 अगस्त 1956 को। यानी 4 अगस्त तो याद रहे न रहे,
क्योंकि 1956 याद रखा। 1956 में कौन आई आपकी लाइफ में? अप्सरा आई, ठीक है। और आपकी लाइफ में क्या बजने लगी अप्सरा आने के बाद? सायरन बजने लगी। क्या बजने लगी? सायरन बजने लगी। और सायरन कब बजे आपके? 1960 के अंदर। यार इसकी पूरी डेट लिख देता हूँ, 10 जुलाई 1960, मैं तो पूरी लिख देता हूँ। 1960 में क्या बजी आपकी? सायरन बजे, ठीक है। और 1976 जो आपका साइरस था और इसका जो इस्तेमाल हुआ था, ठीक है, तो 1976 का जो परमाणु परीक्षण हुआ था ना, परमाणु परीक्षण, जो विस्फोटक था वो इसी साइरस से जो आपका रिएक्टर है इसके द्वारा हुआ था, याद रखना। तो आपके क्या हुआ? साइरस बजने के बाद आपके दिमाग में विस्फोट होने लगा, तो क्या होगा? आपका चारों तरफ जहरीला फैल गया। क्या फैल गया? जहर फैल गया। तो मतलब कौन सा आया आपका? जहरीला आया। कौन आया आपका? जहरीला आया। वो कब आया आपका? 1961 के अंदर। कब आया आपका? 1961 के अंदर। जल निकलने के बाद में आपके क्या हुई? पूर्णिमा का चांद होगा। तो पूर्णिमा के कितने चांद होंगे आपके? 3 चांद होंगे। पूर्णिमा का फर्स्ट होगा आपका कब? 72 के अंदर, 18 मई 1972 के अंदर, ठीक है। दूसरा चांद होगा आपकी पूर्णिमा का, दूसरा चांद कब होगा आपका? सेकंड, पूर्णिमा सेकंड। ये कब होगा आपका? 10 मई 1984 को। पूर्णिमा का चांद तो समझ गए किसको बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। जहर फैलने के बाद तो यही हो गएगा। तो पूर्णिमा का तीसरा क्या हुआ फिर? रुक भी जाओ यार, अभी तीसरा हो गया। तीसरा कब हुआ आपका? 9 नवंबर 1990 को। कब हुआ आपका? 9 नवंबर 1990 को। फिर क्या हुआ? नहीं मानी तो छठा क्या हुआ? 7वां धुरो साहब आए। धुरो साहब आए कब? 8 अगस्त 1985 को। तो क्या हो गई आपकी? बेवफा हो गई, कामिनी हो गई। तो कौन सा आ गया आपका? कामिनी आ गया। तो कामिनी कब आया आपका? 1996 के अंदर। फिर चलो कामिनी आ गया तो अब केस होगा, तो केस किस में हुआ आपका? नोवा क्या हुआ आपका? AHWRCF। ये कब हुआ आपका? 7 अप्रैल 2008 को। कब हुआ? 7 अप्रैल 2008 को। तो इसकी डेटें याद रखना, लास्ट वाली 2008, 1960, ठीक है, 1961 वो वाली। फिर अपना लास्ट में क्या हुआ? अप्सरा ने यू टर्न ले लिया वापस, अपने पास ही आ गई अपनी अप्सरा, यू टर्न ले लिया। तो यू टर्न कब लिया आपका? 10 सितंबर 2018 को। तो ये आपके 10 प्रमुख परमाणु रिएक्टर मैंने आपको बता दी, याद भी कर लेना इनको, क्योंकि इनके बारे में किसी एक के बारे में पूछा जाएगा, डेट पूछी जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 34 क्या है आपका? इनमें से कौन भारत का पहला पूर्ण स्वदेशी परमाणु ऊर्जा संयंत्र था? ये मैंने अभी बताया था, पूर्ण स्वदेशी आपका मद्रास वाला था, मद्रास। और वो कहाँ पर था? आपका तमिलनाडु में। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 35 क्या आता है आपका? भारत का पहला नाभिकीय रिएक्टर किस देश के सहयोग से ट्रॉबी में लगाया गया था? तो मैंने अभी बताया था कौन सा था आपका? रूस, जर्मनी, फ्रांस या अमेरिका? तो अमेरिका था। और कौन सा था आपका? तारापुरा। तो ऐसे याद होना चाहिए कि अमेरिका थी। कौन सा था आपका? तारापुरा। कब हुआ था? 1964 में। किसके साथ से होता है आपका? यूएसए के। वर्तमान इकाई कितनी आपकी? 4 इकाई कार्यरत है। ऐसे याद होना चाहिए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, नेतृत्व का कौन सा कार्य? अब आपके एजुकेशन मैनेजमेंट के क्वेश्चन आगे। नेतृत्व का कौन सा कार्य संगठन को प्रभावित करने वाले आंतरिक व बाह्य परिवर्तनों के आधार पर योजनाओं को समायोजित करने से संबंधित है? नियोजन, आयोजन, मूल्यांकन या नियंत्रण? तो आपका 36 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, नियंत्रण। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 37, नेतृत्व का पथ लक्ष्य निहितार्थ। तो आपको पता है नेतृत्व 2 प्रकार का होता है, तो परंपरागत एक आधुनिक, ठीक है, ये भी याद रखना। इसमें देखो आपका पथ लक्ष्य सिद्धांत है किसके द्वारा विकसित किया गया? रॉबर्ट हाउस के द्वारा, डेविस मॉरिस के द्वारा, जोई पारसन्स के द्वारा या थॉमस पैट्रिक के द्वारा? तो 37 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, रॉबर्ट हाउस के द्वारा पथ लक्ष्य सिद्धांत विकसित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, कर्तलेविन के अनुसार इनमें कौन सी नेतृत्व शैली नहीं है? तो कर्तलेविन ने कितनी शैलियाँ बताई थी आपकी? 3 शैलियाँ बताई थी। कब बताई थी? 1939 के अंदर। 3 शैलियाँ कौन सी थी आपकी? 3 शैलियाँ थी आपको, देखो, एक तंत्री थी, प्रजातंत्री थी, हस्तक्षेपी थी और आपके हस्तक्षेपी नहीं थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। नेतृत्व शैली नहीं है, ऑप्शन नंबर 3 नहीं है। और इन्होंने क्या किया था आपका नेतृत्व संबंधी? इन्होंने नेतृत्व संबंधी लोवा विश्वविद्यालय का दिन किया था। लोवा विश्वविद्यालय का दिन का अध्ययन किया था किसने? कर्तलेविन ने। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 39 क्या आपका? ऐसी कार्य संस्कृति जिसमें कार्य कुशल, अनुभवी एवं स्वतः स्फूर्त, अधीनस्थ, नियंत्रण मुक्त परिस्थितियों में कार्य करते हैं तथा नेता द्वारा अनावश्यक सलाह नहीं दी जाती, किस प्रकार की नेतृत्व शैली के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? आदर्श मूल्य के लिए, लेसेज फेयर शैली के लिए, आधिकारिक नेतृत्व शैली के लिए या व्यवहार परक शैली के लिए? तो ये आपकी है लेसेज फेयर शैली के लिए
उपयुक्त है, सर्वाधिक उपयुक्त है। ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा 39 का। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 40 क्या है आपका। 40 आपका नेतृत्व का प्राथमिक कार्य है। नेतृत्व का प्राथमिक कार्य क्या आपका, प्रतिदिन के कार्यों का प्रबंधन नहीं, तकनीकी कार्यों का प्रबंधन नहीं, संगठनात्मक संरचना का निर्माण नहीं, लक्ष्य निर्धारण एवं निर्देशन। प्राथमिक कार्य किसका है, कोई भी पहले नेतृत्व का प्राथमिक कार्य उस लक्ष्य का निर्धारण करो, उसके बारे में निर्देशन करो, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 41। नेतृत्व के भागीदारी सिद्धांत के विषय में असत्य कथन है, सिद्धांत कथन है, तो इस सिद्धांत का विकास विंटर वुरूम ने किया, वुरूम एवं फिलिप येटन द्वारा किया गया। जो आपका भागीदारी सिद्धांत है ये आपके विक्टर वुरूम एवं फिलिप येटन द्वारा विकसित किया गया, ये आपका सही है। इसका मानक प्रतिमान मॉडल भी कहा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका सही है। नेतृत्व, यह नेतृत्व उद्यमान सिद्धांत है, उद्यमान सिद्धांत से संबंधित नहीं है। कौन सा सिद्धांत आपका, स्थितिजन्य सिद्धांत, स्थितिजन्य सिद्धांत, स्थितिजन्य सिद्धांत से संबंधित है। तो हमें क्या पूछा था, असत्य कथन, तो असत्य कथन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चौथा दे रखा है, इसके अनुसार किसी नेता का प्रदर्शन निर्णय की गुणवत्ता को प्रभावित होता है, ये भी आपका सत्य है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 42। नेतृत्व की कौन सी शैली एक मजबूत दृष्टिकोण बनाने में, अनुयायियों को उनके स्वार्थ के परे जाने के लिए प्रेरित करने, उद्देश्यों का बोध सर्जित करने की क्षमता केंद्रित करती है, वो करती है आपकी ट्रांसफॉर्मेशनल। ऑप्शन नंबर 1 ही आपका आंसर हो जाएगा 42 के अंदर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 43 क्या आपका। 43 है, निम्नलिखित में से किसे सामान्यतः नेतृत्व कार्य नहीं माना जाता। तो नेतृत्व कार्य सामान्यतः किसे नहीं माना जाता, जो निर्णय लेने को माना जाता है आपका नेतृत्व कार्य। लोगों को साझा लक्ष्य की ओर ले जाना भी माना जाता है। लचीलेपन के बिना, देखो लचीलेपन के बिना नीतियों का व नियमों लागू, तो लचीलापन, नीतियों और नियमों में लचीलापन तो होना ही चाहिए। तो क्या हो जाएगा आपका कार्य नहीं है, ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा 43 का। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 44। 44 क्या आपका, निम्न में से नेतृत्व शैली स्थितिजन्य सिद्धांत से संबंधित नहीं है। स्थितिजन्य सिद्धांत से संबंधित नेतृत्व शैली कौन सी नहीं है आपका, तो देखो इसमें आपकी प्रत्यायोजन शैली, ये भी स्थितिजन्य सिद्धांत से संबंधित है। विक्रय शैली भी स्थितिजन्य सिद्धांत से संबंधित है। निर्देशन शैली भी आपकी स्थितिजन्य सिद्धांत से है, लेकिन काम चलाओ शैली है वो स्थितिजन्य सिद्धांत से संबंधित नहीं है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। काम चलाओ शैली है वो किससे संबंधित है, आपकी व्यवहारवादी सिद्धांत से संबंधित है, व्यवहारवादी सिद्धांत से संबंधित है, व्यवहारवादी सिद्धांत। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 45 क्या आता है आपका। उत्पादन की अधिकतम चिंता और लोगों की भी अधिकतम चिंता से संबंधित शैली कौन सी है, निरकुंज, कंट्री क्लब, टोली प्रकार और मध्यम मार्गी। तो कौन सी आपकी टोली प्रकार, कौन सी आपकी सर्वश्रेष्ठ शैली बन जाती है, कौन सी सर्वश्रेष्ठ। और जो ये शैली है वो किससे संबंधित है, ये आपका जो प्रबंधकीय ग्रिड सिद्धांत है, कौन सा आपका प्रबंधकीय ग्रिड सिद्धांत, प्रबंधकीय ग्रिड सिद्धांत से संबंधित है। और ये किसने दिया था आपका प्रबंधकीय ग्रिड सिद्धांत, आर आर ब्लैंक व जेएस माउंटन ने, जेएस माउंटन ने सिद्धांत प्रतिपादित किया था। और ये नेतृत्व कितनी शैलियाँ बताई थी आपकी, 5 शैलियाँ बताई थी, 5 शैलियाँ बताई थी। ठीक है, जिनमें 4 तो आपको दे रखी है। निरकुंज तो क्या होती है आपकी, निरकुंज तो वो होती है जिसमें आपके उत्पादकीय अधिक दिया था। इसमें देखो उत्पादक की प्राथमिकता होती है, लोगों की कोई प्राथमिकता नहीं होती है, निरकुंज तो होती है। कंट्री क्लब में क्या होता है आपका, कंट्री क्लब में आपका होता है लोगों की अधिक व उत्पाद की नगण्य। कंट्री क्लब में क्या होती है आपकी, लोगों की अधिक होती है आपकी चिंता नेतृत्व में नेता को, लेकिन उत्पाद की चिंता नहीं होती है। टोली प्रकार की सर्वश्रेष्ठ बता दी। मध्य मार्गी क्या होता है, मध्य मार्गी होता है वर्तमान संतुलन, यानी पर्याप्त चिंता होती है। ठीक है, लोगों की और उत्पाद दोनों की। ठीक है, इनके अलावा एक और कौन सी थी आपकी, काम चलाओ, 5वीं कौन सी थी, काम चलाओ। और इस सिद्धांत की सबसे बुरी शैली कौन सी थी, काम चलाओ थी, क्योंकि इसमें सिर्फ उत्पाद भी नगण्य था और लोगों की चिंता भी नगण्य थी काम चलाओ में। इसलिए सबसे बुरी कौन सी थी आपकी, काम चलाओ। सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन सी थी आपकी, टोली प्रकार की नेतृत्व शैली। कौन से सिद्धांत में, प्रबंधकीय ग्रिड सिद्धांत के अंदर। देखो आपने 5 क्वेश्चन बता दिए आपके जो बनने वाले थे सिद्धांत से। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 46 क्या था आपका, निम्नलिखित में से नेता का कौन सा गुण सामान्य करिश्माई नेतृत्व की शैली से संबंधित नहीं है। तो करिश्माई नेतृत्व शैली है, इससे संबंधित नहीं है। तो देखो मजबूत व्यक्तिगत प्रभाव एवं विजय, ये आपका करिश्माई नेतृत्व शैली से संबंधित है। अनुयायियों को प्रेरित व प्रोत्साहित करने की क्षमता, ये भी आपकी करिश्माई नेतृत्व शैली से संबंधित है। लेकिन व्यवस्था बनाए रखने और नियंत्रण पर विशेष ध्यान देना, ये करिश्माई नेतृत्व शैली से संबंधित नहीं है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 47 क्या आपका, नेतृत्व की किस शैली में अनुयायियों को पुरस्कार एवं दंड प्रणाली को प्रेरित किया जाता है। देखो पुरस्कार भी दिया जाता है और दंड प्रणाली। निरकुश में तो नहीं, निरकुश नेतृत्व तो अभी देखा हमने, लेसेज फेयर में भी नहीं होगा,
लेन देन संबंधी नेतृत्व है, जो उसमें देखो आप टाइम पर देते हो सब कुछ तो पुरस्कार भी मिलता है वरना दंड भी मिलता है। लेन देन संबंधी नेतृत्व। तो आंसर हो गया 47वां 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48। निम्नलिखित में से कौन सी एक अच्छे नेतृत्व की विशेषता नहीं है? अच्छे नेतृत्व की विशेषता नहीं है ये मैं बताना है। तो देखो आपका ये लक्ष्यों के निर्धारण एवं प्राप्ति से संबंधित है, ये आपका नेतृत्व की अच्छी विशेषता है। यह समूह के अंतःक्रिया, समूह परिचर्चा, पारस्परिक सहयोग के माध्यम से सदस्यों के प्रयासों को नियंत्रित एवं निर्देशित एवं परामर्श देती है, यह आपका सत्य है। यह उच्च प्रतिकारी, उच्च नियंत्रणकारी है, यह आपका गलत है। जो नेतृत्व से लिए उच्च प्रतिकारी है इसको क्या माना जाता है? आपका अच्छा माना जाता है। नेतृत्व के लिए क्या माना जाता है? अच्छा। और जो उच्च नियंत्रणकारी नहीं इसको क्या माना जाता है? आपका बुरा माना जाता है, यानी अच्छा नहीं माना जाता। तो आपका क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49। नेतृत्व शैली को प्रभावित करने वाले कारक है। नेतृत्व शैली को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, ये हमें बताना है 49 के अंदर। तो देखो आपका नेता का व्यक्तित्व भी नेतृत्व को प्रभावित करता है, समूह सदस्यों का व्यक्तित्व भी आपका नेतृत्व शैली को प्रभावित करता है, कार्य की प्रकृति भी आपकी नेतृत्व शैली को प्रभावित करती है, परिवेश की प्रकृति भी आपकी नेतृत्व शैली को प्रभावित करती है। तो हमें सही उत्तर का चयन करना था, तो चारों आगे तो ए बी सी डी कौन सी भी, ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 क्या था आपका? रेसिस लिकट के अनुसार किस शैली में नेता आदेश देता है और नेतृत्व केवल काम से सरोकार होता है, लोगों से नहीं? तो कौन सा जगह आपका? शोषणकारी निरंकुश, हितकारी निरंकुश, परामर्शन या सहभागिता परक? तो आपको 50 में आंसर हो जाएगा शोषणकारी निरंकुश, जिसमें उत्पाद की चिंता होती है, लोगों की बिल्कुल नहीं होती। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो जाएगा 50 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, ये आपके भारतीय इतिहास से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 51 क्या आपका? क्वेश्चन नंबर 51 है, निम्न में से किस गुप्तकालीन मंदिर में की दीवारों पर नर नारायण तथा गजेंद्र मोक्ष के दर्शों का अंकन किया गया है? विष्णु मंदिर तिगवा एमपी के अंदर है, नहीं इसके के अंदर नहीं। शिव मंदिर बुमरा, ये भी कहाँ पर आपका? एमपी के, इसके अंदर भी नहीं। दशावतार अवतार मंदिर देवगढ़ यूपी के अंदर, और पार्वती मंदिर नाचना ठाकुर, ये कहाँ पर आपका? एमपी के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर। तो ये आपके जो नर नारायण तथा गजेंद्र मोक्ष के दर्शों का अंकन किया गया दशावतार मंदिर देवगढ़ है, इसके ऊपर किया गया है। ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा 51 के अंदर। आप देखो आप तो दशावतार मंदिर है आपका देवगढ़ में, ये आपके देखो पंचायत शैली का प्रमुख मंदिर है। किस शैली में बना हुआ है? पंचायतन शैली में बना हुआ है, पंचायतन शैली में बना हुआ है। और ये जो गुप्तकालीन मंदिर है आपके, गुप्तकालीन मंदिर, इस गुप्तकालीन मंदिर में समूह में शिखर युक्त श्रेष्ठ मंदिर कौन सा था? ये आपके दशावतार मंदिर था। शिखर युक्त श्रेष्ठ मंदिर कौन सा था? आपका दशावतार मंदिर था, ठीक है। और इसका जो चबूतरा है, चबूतरे, इस जो दशावतार मंदिर है इसके चबूतरे में क्या दिखाई देता है? आपका महाकाव्यों का प्रभाव दिखाई देता है। किसका प्रभाव दिखाई देता है? आपका महाकाव्यों का प्रभाव दिखाई देता है, महाकाव्यों का प्रभाव दिखाई देता है। तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 क्या था आपका? निम्नलिखित गुप्तकालीन मंदिर मूर्तियों में इसके संबंध शेष सम्मिलित नहीं है। शेष सम्मिलित नहीं, ये मैं बताना है। तो देखो शेष श्यानी विष्णु की पाषाण प्रतिमा, ये देवगढ़ के साथ में कहाँ पर? आपके मथुरा के अंदर भी है। तो ये कहाँ पर? दोनों यूपी के अंदर है, ये आपका सही है। मंडित सिरयुक्त बुद्ध मूर्ति, ये मानकर में, और मानकर कहाँ आपका? प्रयागराज, और प्रयागराज कहाँ पर? आपका यूपी के अंदर है, ये भी आपका सही है, यूपी में, ये भी आपका सही है। महिषासुर वध की मूर्ति उदयगिरी एमपी में है क्या? उदयगिरी एमपी के अंदर है, ठीक है। और तो वरा मूर्ति आपके मथुरा के अंदर नहीं है, वरा की मूर्ति कहाँ पर? आपकी एरन और उदयगिरी के अंदर है। कहाँ पर? आपकी एरन व उदयगिरी के अंदर, एमपी में, ठीक है, मध्य प्रदेश के अंदर है। तो हमें क्या पूछा था? सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सम्मिलित नहीं है, आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर क्या है आपका? जो आपकी जो एरन जो वरा मूर्ति है इसमें क्या पृथ्वी को कैसे दिखाया गया है? आपकी पृथ्वी को स्त्री के रूप में दिखाया गया है, पृथ्वी को स्त्री रूप में दिखाया गया है, स्त्री रूप में दिखाया गया, ठीक है, माना गया या दिखाया गया है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 52। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, निम्न में कथनों पर में विचार। उदयगिरी की गुफाओं का निर्माण चंद्रगुप्त द्वितीय के संरक्षण में हुआ, यह आपका सत्य कथन है। उदयगिरी गुहा दीवारों पर उत्तीर्ण मूर्तियों में विष्णु के विराह अवतार की मूर्ति उल्लेखनीय है, यह भी आपका सत्य कथन है। तो आप देखो ऑप्शन नंबर उपरोक्त में सत्य कौन से है? 1 और 2 दोनों सत्य है। ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा 53 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 क्या था आपका? अजंता की किस गुफा में मरणासन राजकुमारी का चित्रण प्राप्त हुआ है? गुफा संख्या 16, गुफा संख्या 17, गुफा संख्या 4 और गुफा संख्या 13। 54 में आपका आंसर हो जाएगा गुफा संख्या 16, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। और गुफा संख्या इंपॉर्टेंट 17 भी है। क्या है इसमें? माता व शिशु का चित्त स्पष्ट है, माता व शिशु का चित्र सर्वोत्कृष्ट, ठीक है, गुफा संख्या 17 के अंदर। और गुफा संख्या 17 को क्या कहा जाता है? आपका चित्रशाला भी कहा जाता है,
चित्रशाला भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है आपका? चित्रशाला भी कहा जाता है। अजंता की गुफाएं कहाँ है आपकी? औरंगाबाद। और औरंगाबाद कहाँ आपका? महाराष्ट्र के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है, महाराष्ट्र के अंदर है। और यहाँ पर कितनी गुफाएं आपकी? 29 गुफाएं हैं, 29 गुफाएं हैं। उसमें 4 क्या आपकी? चैत्य गुफाएं हैं। 4 किसे? चैत्य गुफाएं। ठीक है, नोट लिखा कि एक याद रखना चीज़, NCERT आपकी, NCERT उसी कक्षा 12 की बुक है ना, कक्षा 12 की बुक, उसके अंदर आपकी कितनी गुफाएं मानी गई है? कुल 26 गुफाएं मानी गई है, कुल 26 गुफाएं मानी गई है। ये भी देख लेना भाई। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 55 क्या आता है आपका? कालिदास के किस नाटक में गरीब मछुआरे के साथ राजकीय अधिकारियों का द्वारा दुर्व्यवहार किए जाने का उल्लेख मिलता है? अभिज्ञान शाकुंतलम में मिलता है, विक्रमोर्वशीय में मिलता है, मालविका निमित्र में मिलता है, या रघुवंश में मिलता है? तो 55 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अभिज्ञान शाकुंतलम में मिलता है। ये आपका जो मछुआरे, गरीब मछुआरे के साथ राजकीय अधिकारियों द्वारा दुर्व्यवहार किए जाने का उल्लेख मिलता है। तो इसमें देखो आपके अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविका अग्निमित्रम और आपका विक्रमोर्वशीय, ये तो क्या आपके नाटक है, कालिदास से क्या है? नाटक है, ठीक है। और आपके जो रघुवंशम, रघुवंशम और इसके साथ कौन सा आपका? कुमार संभव, कुमार संभव, ये क्या आपके? कालिदास के महाकाव्य, दो क्या है आपके? महाकाव्य है। और आपके देखो आपके जो खंडकाव्य कौन से आपके? मेघदूत, मेघदूत व ऋतुसार, मेघदूत व ऋतुसार, ये क्या आपके? खंडकाव्य कालिदास के। तो ये भी याद रखना, बार बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 56 क्या आपका? गुप्तकालीन विज्ञान के संबंध में, गुप्तकालीन विज्ञान के संबंध निम्न कथनों पर विचार करें, असत्य कथन का हमें चुनाव करना है। देखो ब्रह्मगुप्त ने गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का प्रतिपादन किया, ये इंपॉर्टेंट आपका। गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? आपका ब्रह्मगुप्त ने किया। ऑप्शन नंबर 1 सत्य है। नागार्जुन ने शल्य चिकित्सा पद्धति का आविष्कार किया। देखो नागार्जुन ने शल्य चिकित्सा पद्धति का आविष्कार नहीं किया, तो इसे शल्य चिकित्सा पद्धति है आपकी, इसका आविष्कार किसने किया था? आपके सुश्रुत ने किया था। किसने किया था? आपके सुश्रुत ने किया था। तो आपका असत्य क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। धन्वंतरि को आयुर्वेद का जनक कहा जाता है, ये आपका सत्य है। महर्षि कर्नाड ने अनुसंधान दिया था, ये भी आपका सत्य है। तो आपका 56 का असत्य कथन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 सुश्रुत हो जाएगा, शल्य चिकित्सा का पद्धति का जनक। आविष्कार किसने किया था? आपके सुश्रुत ने किया था। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 97, मेहरौली लोह स्तंभ किस गुप्त का शासनकाल के में स्थापित किया गया था? जो मेहरौली लोह स्तंभ है वो किस गुप्त शासक के काल में स्थापित किया था? चंद्रगुप्त द्वितीय में, समुद्रगुप्त में, स्कंदगुप्त में, कुमारगुप्त में? 57 हो जाएगा स्कंदगुप्त के समय में, सॉरी चंद्रगुप्त द्वितीय के संबंध में। ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो जाएगा। स्कंदगुप्त के समय में कौन कौन से स्थापित किए थे? तो भीतरी गाँव यूपी के अंदर है, भीतरी गाँव लेख कहाँ पर आपका? ये यूपी के अंदर, इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम पूछा जाता है। इसके साथ ही जूनागढ़ अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख, ठीक है। और आपका जो समुद्रगुप्त है, समुद्रगुप्त की क्या प्रसिद्ध आपकी? प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति। और इसमें एक कुमारगुप्त है, कुमारगुप्त का इंपॉर्टेंट क्या है? कुमारगुप्त के देख लो, कुमारगुप्त कौन सा आपका? ये तो बिलसड अभिलेख, बिलसड अभिलेख। बिलसड अभिलेख के अलावा कौन सा आपका? मंदसौर और तुमन अभिलेख, मंदसौर व तुमन अभिलेख आपके कुमारगुप्तकालीन है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58 क्या आपका? गुप्तकालीन ग्रंथों में कौन सा असुमलित है? असुमलित में पूछना बताया गया है। मुद्रा राक्षस है वो विशाख दत्त की, ये सही है आपका। कीर्तन अर्जुन नियम वाल्मीकि, ये भी आपका सही है। कामसूत्र आपकी कामदत्त की नहीं, कामसूत्र किसकी आपकी? कामसूत्र आपके वात्स्ययन की है, वात्स्ययन की है, ठीक है कामसूत्र। तो आपका असुमलित पूछा था, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा कैंसिल। कामदत्त की क्या है आपकी? नीतिसार, क्या आपकी? नीतिसार है। और कुमार संभव के कालिदास की है कुमार संभव, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा, असुमलित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59, गुप्तकालीन हाथीदांत की बनी 2 मोहरें किस स्थान से प्राप्त हुई है? हाथीदांत की बनी 2 मोहरें किस स्थान से प्राप्त हुई है आपकी? भीत इलाहाबाद से, सांची विदिशा से, सारनाथ से या मथुरा से? तो 59 पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 भीत इलाहाबाद से प्राप्त हुई है। 2 हाथीदांत से बनी 2 मोहरें भीत गाँव इलाहाबाद से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60 आपका नालंदा विश्वविद्यालय के संबंध में अध्ययन के कथनों पर विचार कीजिए। तो सवेन सांग के अनुसार इसका संस्थापक शुक्रादित्य था, ये आपका सत्य कथन है। धर्मगंज इसी विश्वविद्यालय का पुस्तकालय था,
नालंदा विश्वविद्यालय का पुस्तकालय कौन सा था आपका? धर्मगंज। इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका सत्य कथन है। उपयोग सत्य पूछा था हमने, 1 और 2 दोनों सत्य। ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा 60 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61। मुगल काल से संबंधित क्वेश्चन आगे। मुगल काल बाद अभी चर्चा में भारत में काफ़ी ज़्यादा, तो याद रखना मुगल काल से क्वेश्चन बन भी सकता है। औरंगजेब का मकबरा कहाँ स्थित है? देखो औरंगजेब का मकबरा है खुलदाबाद में है, दिल्ली में है, लाहौर में या नागपुर में। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 खुलदाबाद में अकबर का औरंगजेब का मकबरा स्थित है। औरंगजेब के बारे में क्या है आपका? देखो औरंगजेब ने तो क्या बनाया था आपका? दिल्ली में मोती मस्जिद। दिल्ली में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था आपका? औरंगजेब ने करवाया था। इसके अलावा आपका बीबी का मकबरा पूछा जाता है। बीबी का मकबरा जो औरंगजेब कालीन निर्मित है आपका, ये कहाँ पर आपका? औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। MH महाराष्ट्र में स्थित है। और इसे क्या बोलते हैं आपके? दक्षिण भारत का ताजमहल भी बोलते हैं। दक्षिण भारत का ताजमहल भी बोला जाता है इसको, ताजमहल। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 62 क्या आपका? अकबरकालीन स्थापत्य कला के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो विचार करते हैं आप। देखो 62 में, वृंदावन में निर्मित गोविंद देव जी मंदिर में पहली बार प्रतिच्छेदी में राउंड का प्रयोग हुआ। देखो गोविंद देव जी मंदिर है, इसका निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने करवाया था। तो ये तो आपका सत्य कथन है। हुमायूं के मकबरे में पहली बार दोहरे गुंबद का प्रयोग हुआ, ये भी आपका सत्य कथन है। पहली बार दोहरे गुंबद का प्रयोग किसी के मकबरे में हुआ? हुमायूं के मकबरे में हुआ, जो अकबरकालीन थी फतेहवी इमारत। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 1 और 2 दोनों सत्य। ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो हुमायूं का मकबरा है किसने बनाया था आपका? हाजी बेगम ने बनवाया था, और अकबरकालीन प्रथम इमारत थी, प्रथम इमारत। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 63 क्या था आपका? गुजराती शैली में निर्मित फतेहपुर सीकरी में सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? पंचमहल, जोधाबाई का महल, तुर्की सुल्ताना का महल या बुलंद दरवाजा। तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 जोधाबाई का महल है, जो आपकी गुजरात शैली से निर्मित फतेहपुर सीकरी का सबसे बड़ी इमारत है। ठीक है, 63 का ऑप्शन नंबर 2 आंसर हो जाएगा। तो वो आपका तुर्की सुल्ताना का महल, ये भी आपके फतेहपुर सीकरी में। इसको जो आपका पर्सी ब्राउन था, कौन आपका? पर्सी ब्राउन, इसने क्या कहा आपका? मुगल स्थापत्य कला का मोती, मुगल स्थापत्य कला का मोती। ठीक है, बुलंद दरवाजा कब बनाया था अकबर ने? गुजरात विजय पर। कब बनाया था आपकी? गुजरात विजय पर बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। और आपका पंचमहल है, यह पंचमहल में क्या विशेषता है? इसमें आपकी जो विभिन्न धर्मों व संप्रदायों के निशान है, विभिन्न धर्मों व संप्रदाय के निशान है, यानी प्रत्येक संप्रदाय और प्रत्येक धर्म के निशान किसमें? आपके पंचमहल में। जो अकबरकालीन थी, अकबर ने सभी धर्मों का समन्वय करने की प्रयास किया था, सभी धर्मों को एक साथ लेकर चलने की कोशिश की थी, और किसमें पर भी धार्मिक रूप से अत्याचार नहीं किया था अकबर की कालीन। अकबर ने इस नीति का अनुसरण किया था, और इसी कारण उसको काफ़ी समय लंबे समय तक उसको विरोध का सामना नहीं करना पड़ा, सांप्रदायिकता के विरुद्ध। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 64। निम्न में से किस मुस्लिम विद्वान ने हरिवंश पुराण का फारसी अनुवाद किया? अबुल फैजी ने, शेख सुल्ताना ने या बंदायूनी ने। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 64 में 4 बंदायूनी ने किया था आपके, जो आपके हरिवंश पुराण का उसका फारसी में अनुवाद। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 65। मुगलकालीन साहित्य और साहित्यकार के संदर्भ में असंगत युगम की हमें पहचान करनी है। तो वो आलमगीरनामा है, वो काजिम सिराजी ने लिखी थी। चहार चमन है, वो आपकी जौहर आफ्ताब जी ने नहीं लिखी थी। चार चमन किसने लिखी थी? आपकी चंद्रभान ने लिखी थी। किसने लिखी थी? आपकी चंद्रभान ने। और ये किस के काल का था? हिंदू कवि, ये आपके शाहजहाँ के काल में था, शाहजहाँ के दरबार में। ये भी याद रखना, प्रमुख हिंदू थे वो आपके शाहजहाँ के दरबार में थे। बाबरनामा आपके बाबर ने लिखी थी। अकबरनामा आपके अब्दुल फजल ने लिखी थी। तो जौहर ताब बच्ची ने क्या लिखी थी? इन्होंने लिखी थी आपकी ताज की रात ए वाक़ियात नामक पुस्तक लिखी थी इन्होंने। तो आपका असंगत पूछा था, ऑप्शन नंबर 2 आपका असंगत खत्म हो जाएगा। जो चाहर चमन है वो आपकी चंद्रभान ने लिखी थी। किसने लिखी थी? आपकी चंद्रभान ने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66। शाहजहानाबाद दिल्ली में स्थित सफेद संगमरमर से निर्मित मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? अभी मैंने बताया मोती मस्जिद दिल्ली में औरंगजेब ने करवाया था। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 औरंगजेब। 66 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67। मुगलकालीन चित्रकला के संदर्भ में निम्न खतरों में विचार करो। देखो मुगलकालीन चित्रकला की शुरुआत अकबर काल से नहीं मानी जाती है।
अकबर काल से नहीं बन जाती, किसी काल से बन जाती है आपकी हुमायूं के काल से, किसी काल से बन जाती है आपकी हुमायूं की काल से बन जाती है। हुमायूं के काल से बन जाती है, काल से बन जाती है, हुमायूं के काल की से बन जाती है। और मुगलकालीन चित्रकला का स्वर्ण युग कब था? स्वर्ण युग किसके काल को बन जाता है? आपकी जहांगीर के काल को, जहांगीर के काल को बन जाता है। ठीक है, तो पहला तो आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और अकबर के काल में चित्रित ग्रंथ तारीख अल्फी में इस्लाम के 1000 वर्षों का चित्रित इतिहास मिलता है। तो ये आपका सत्य कथन है। जो आपकी तारीख अल्फी है, इस्लाम के 1000 वर्षों का चित्रित इतिहास मिलता है, ये आपका सत्य कथन है। प्रयाग रचित पादशाहनामा में जहांगीर के शहजादे खुर्रम को पकड़े देते हुए दर्शाया गया, ये भी आपका सत्य कथन है। तो इसमें देखो कोट होगा आगे, 2 और 3 सत्य है। तो 2 और 3 कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर 3 में आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 68 क्या होगा आपका? 67 था ना? हाँ, 68 देखो क्या होगा आपका? जहांगीर द्वारा किस दरबार चित्रकार को शाहबाज के परिवार का चित्र बनाने भेजा था? फारूक बे को, बिशनदास को, मनोहर को, काजीराम को। किसको भेजा था आपका? बिशनदास को। जो बिशनदास था आपका, जो व्यक्तिगत चित्रण में माहिर था, व्यक्तिगत चित्र बनाने में, चित्रण करने में क्या था आपका? माहिर था आपका बिशनदास। इसको भेजा था आपके शाहबाज के परिवार का चित्र बनाने के लिए किसने? जहांगीर ने। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 69। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। सूची फर्स्ट में स्थापित दे रखा है, सूची सेकंड में आपके संबंधित शासक दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आपका जमाली कमाली मस्जिद है, वो किसने बनाई थी? आपकी जमाली कमाली मस्जिद है, वो बनाई थी आपकी बाबर ने। ऑप्शन नंबर देखो 2 आ जाएगा। दीन पनाह नगर, दीन पनाह नगर किसने बसाया था? आपको हुमायूं ने बसाया था दिल्ली के अंदर, तो यह आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1। जहांगीर का मकबरा, जहांगीर का मकबरा स्वयं जहांगीर ने बनाया था, ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा। और लाहौर का किला अकबर ने बनाया था, ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा। तो इसमें देखो आपका क्या हो जाएगा? 2 1 4 3, 2 1 4 3 किसमें? ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा 69 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70। निम्न में से वी.डी. सावरकर का संबंध किस केस से था? तो वी.डी. सावरकर का संबंध था आपके नासिक सेंटर केस से, लाहौर सेंटर केस से, अलीगढ़ सेंटर केस से, दिल्ली सेंटर केस से। तो नासिक सेंटर केस है, इसका संबंध किससे था? आपका वी.डी. सावरकर से संबंध था। ये क्या था आपका? नासिक सेंटर केस। ये तो अभी इसके भाई थे आपके वी.डी. सावरकर के। भाई कौन थे आपके? गणेश सावरकर। जो आपके गणेश सावरकर थे, इस गणेश सावरकर थे, वो क्या करते थे? आपके कविताएं लिखा करते थे। तो इनको क्या कर दिया? जो जज था निक्सन, जज था आपका नासिक का जज कौन था आपका? निक्सन। तो निक्सन ने क्या किया? इनको सजा दे दी, सजा सुना दी। तो इससे क्या होगा आपका? यह जो वी.डी. सावरकर का अभिनव भारत की थी आपका, अभिनव भारत, इसने विरोध किया। क्या किया? विरोध किया। तो विरोध करने के बाद इसका जो अभिनव भारत का एक सदस्य था, इसका एक सदस्य कौन था आपका? इसका सदस्य था आपका अनंत लक्ष्मण कानरे। अनंत लक्ष्मण कानरे इसका सदस्य था। इसने क्या किया? और जो आपका निक्सन था, निक्सन को गोली मारकर हत्या कर दी। निक्सन की क्या कर दी? गोली मारकर हत्या कर दी। ठीक है, कब की? आपकी 21 दिसंबर 1909 को। तो इस केस के अंदर आपके वी.डी. सावरकर को गिरफ्तार किया गया और आपकी काले पानी की सजा सुनाई गई। तो आपका आंसर हो जाएगा इसका 70 के अंदर ऑप्शन नंबर 1, नासिक षड्यंत्र केस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 क्या था आपका? वी.डी. सावरकर के संदर्भ में निम्न कथनों पर हमें विचार करना है। तो विचार करते हैं हम। वी.डी. सावरकर ने एडवर्ड सप्तम के राज्य अभिषेक के उत्सव को गुलामी का उत्सव की संज्ञा दी। ये बिल्कुल सत्य कथन है। गुलामी के उत्सव की संज्ञा किसने दी थी? आपकी वी.डी. सावरकर ने दी थी। वी.डी. सावरकर ने इंडिया हाउस में जुड़े फिर क्रांतिकारी विचारों का प्रचार प्रसार किया। इंडिया हाउस कहाँ आपका? लंदन के अंदर। ठीक है, किसके द्वारा संचालित है? ये श्यामजी वर्मा के द्वारा संचालित है। ये भी आपका सत्य है। वी.डी. सावरकर ने हिंदू राष्ट्र की अवधारणा पर बल दिया। ये भी आपका सत्य है। किसकी राष्ट्र अवधारणा पर बल दिया? हिंदू राष्ट्र की अवधारणा पर बल किसने दिया? आपकी वी.डी. सावरकर ने दिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तीनों सत्य। तो 1 2 3 ऑप्शन नंबर 4 आपका सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72। इनमें से कौन सी रचना वी.डी. सावरकर की है? हिंद स्वराज, गीता रहस्य, हिंदू पद पातशाही या बम ने चुल। तो बेहतर में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, हिंदू पद पातशाही आपका रचना आपकी वी.डी. सावरकर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 क्या आपका? 18 शताब्दी की क्रांति को वी.डी. सावरकर ने संज्ञा दी थी सैनिक विद्रोह की, हिंदू मुस्लिम प्रक्रिया की नहीं, सैनिक विद्रोह की नहीं, राष्ट्रीय विरोधी की नहीं, किसकी दी थी? भारत की स्वतंत्रता संग्राम की। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा 18 शताब्दी क्रांति किसने दी थी? आपकी वी.डी. सावरकर ने दी थी। ठीक है,
तो इसको ये पुस्तक है आपकी, जो आपकी 1857 क्रांति की पुस्तक है, यह पुस्तक भारत की प्रथम सरकारी पुस्तक मानी जाती है। भारत की प्रथम सरकारी पुस्तक मानी जाती है, सरकारी पुस्तक मानी जाती है, मानी जाती है। ठीक है, इस पर क्या किया गया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या लगा दिया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने प्रतिबंध लगा दिया था। तो इस पर प्रतिबंध लगाने के बाद ये जो बुक है भारत कैसे पहुंची, ये भारत पहुंची थी किसी आपके जो पीक वीक पेपर्स है, पीक वीक पेपर्स, और साथ में किसके जो स्काउटर्स पेपर है, स्काउटर्स पेपर्स है, इसके द्वारा क्या पहुंची आपकी भारत पहुंची है बुक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76 क्या आपका, वी.डी. सावरकर को देश निर्वासित कब किया गया, 8 जून 1909 को, 21 दिसंबर 1909 को, 8 जुलाई 1910 को, या दिसंबर 1910 को। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 8 जून 1909 को वी.डी. सावरकर को देश निर्वासित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75 और आज का अंतिम क्वेश्चन, प्रथम कोटि के क्रांतिकारी वीर दामोदरदास सावरकर के संबंध में निम्न तत्वों पर हमें विचार करना है। तो इन्होंने पाकिस्तान के निर्माण का विरोध किया था। पाकिस्तान के निर्माण का विरोध किसने किया था, आपकी वी.डी. सावरकर ने किया था, बिल्कुल सही बात है। पतित पावन मंदिर का निर्माण करवाया, इन्हीं के प्रयास से हुआ। पतित पावन मंदिर था जिसमें सभी जो धर्म थे, संप्रदाय थे, उनके सभी को आना जाना था, क्योंकि एक मंदिर में जाने पर इन पर रोक लगा दी गई थी नीची जाति के होने के कारण। तो इन्होंने एक पतित पावन मंदिर बनाया जिसमें सभी जातियों के जाने के लिए बनाया गया। ये इन्होंने लंदन में रहते हुए 10 मई 1907 को 1857 क्रांति के लिए अर्ध शताब्दी मनाई। ये भी आपका सत्य कथन है, सत्य कथन पूछा है हमें। तो ए बी सी तीनों सत्य, ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका आज का पेपर मैंने नोट कंप्लीट हो चुका है। आपको यदि सॉल्यूशन अच्छे लगे तो क्लास को सब्सक्राइब लाइक जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।